अ, तो आज का सवाल यही है कि हम्म फाइंडिंग स्ट्रक्चर फॉर अनट्रेन्ड एक्टर्स। हम्म क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हम्म से कुछ कुछ कर रहा हूँ हम्म और मैं स्ट्रक्चर ही ढूंढता रहता हूँ अक्सर। और हम्म मुझे लगता है कि अरे यार, मैंने अगर कोई कोर्स किया होता तो शायद मुझे ये चीजें थोड़ी पहले पता चल जाती, थोड़ी पहले ये हम्म चीजें बात पता चलती। तो हम्म एक डिफरेंस है एक एक एक्टिंग स्टूडेंट में जिसने 3 साल दिन रात एक्टिंग किया है, और हम्म उन लोगों में जो कोई 2 महीने का कोर्स करते हैं या 3 महीने का कोर्स करते हैं या वर्कशॉप करते हैं या खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं हम्म आज इसी बात पे डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि हम्म क्या स्ट्रक्चर है आपका, आपका जर्नी अगर आप मुझे बता पाए कि आपका हम्म क्या जर्नी रहा, हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हेन डिड यू स्टार्ट, एंड देन वी गेट ऑन टू व्हाट आ स्ट्रक्चर इज। तो पहले आप रोहित जी अब बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई, और मेरी फिर आगे बात करें। मेरे बारे में चूंकि संदीप और गोकुल मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो मेरे बारे में सब जानते ही हैं। तो मैं बहुत जल्दी से संक्षिप्त में बता देता हूँ कि मैंने लखनऊ में जब मैंने 12th पास किया था, उसके बाद थिएटर करना शुरू कर दिया था, इस उम्मीद से कि पढ़ाई में तो मेरा मन लगता नहीं है, तो मुझे पढ़ाई में तो कुछ करना नहीं है। और मैंने 12th करने के बाद ही थिएटर करना शुरू कर दिया था, बहुत सीरियसली। और 2 साल थिएटर करने के बाद मुझे पता चला कि एनएसडी नाम की जगह होती है जहां बिना ग्रेजुएशन के एडमिशन होता नहीं है। तो उसके बाद मैंने फिर से ग्रेजुएशन साथ में परस्यू की, ऑफ कोर्स प्राइवेट की, क्योंकि अगर मैं वो रेगुलर कॉलेज जाता, जो मेरा मन भी नहीं था, और तो फिर मैं थिएटर को उतना समय नहीं दे पाता। तो इस तरह से मैंने थिएटर किया 5-6 साल लगातार। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो गया, और 2008 में मैं एनएसडी पहुंचा। 2008 से 2011 मैंने एनएसडी की पढ़ाई की। 2011 से 2015 में किंगडम ऑफ ड्रीम्स का पार्ट था, जो गुड़गांव में है। उनके 2 म्यूजिकल्स हैं, झुमरू और जंगूरा। तो एक में मैं हीरो बनता था, एक में विलेन बनता था। 5 साल, 4.5 साल तकरीबन मैंने वो किया। और उसके साथ साथ मैं बहुत, अब ये भी एक विवाद का विषय है, बहुत सारे लोग उसको थिएटर नहीं मानते हैं कि इतने सारे लाइट ड्रामा, ऐसा लगता है कि आईफा के शो चल रहे हो, फिल्म फेयर अवार्ड चल रहे हो। तो बहुत सारे लोग उसको प्योर थिएटर भी नहीं मानते। वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है, जिसपे कभी और बात करेंगे। लेकिन उसके साथ में छोटा थिएटर जिसको बोलते हैं ना, कि जिसमें स्टेज पे एक टेबल लगा लो, एक चेयर लगा लो और एक लैंप लग गया और ये हमारा सेट है, तो वो थिएटर भी मैं कर रहा था साथ ही दिल्ली में। और 2016 अच्छा। में मैं मुंबई आ गया। 2016 के बाद से मैं स्टेज पे गया ही नहीं हूँ एज एक्टर। उसका एक ओके। रीजन, उसके बाद मैंने सिर्फ पढ़ाया है और डायरेक्ट किया है। और उसका सिंपल एक रीजन ये था कि जब मैं बॉम्बे आया था, मुंबई नया शहर में आया था, तो 6 महीने तक मैंने सिर्फ प्लेस देखे थे और मैंने कुछ नहीं किया था। और हर शाम को मैं कोई प्ले देख रहा होता। कभी पृथ्वी में देख रहा हूँ, कभी एनसीपीए में देख रहा हूँ, कभी कहीं देख रहा हूँ, कभी कहीं देख रहा हूँ। तो मुझे 2 तरह के डिवीजन दिखाई दिए मुंबई थिएटर में। एक जो बहुत ही कमाल का थिएटर कर रहे हैं, जो मानव कौल कर रहे हैं, जो नसीर साहब कर रहे हैं, जो सुनील शानबाग कर रहे हैं, जो अतुल कुमार कर रहे हैं, जो बहुत ही रिच थिएटर हो रहा है। लेकिन वहां घुसने के लिए, वहां काम करने के लिए आपको 5-6 साल अपने जीवन के देने पड़ेंगे, कि वहां जाके आप बैठो, उनको समझो। उनको फर्क नहीं पड़ता आप एनएसडी पास आउट हो, या आपने 12 साल थिएटर किया है, या आपने 13 साल थिएटर किया है। उनका अपना प्रोसेस है, आप वहां बैठो, बैक स्टेज करो। या जिस तरीके का थिएटर हो रहा है अब, चूंकि जो लोग अच्छा थिएटर कर रहे थे मैंने उनके नाम ले दिए, जो अच्छा नहीं कर रहे थे उनका नाम नहीं लूंगा। और उनका जब मैंने थिएटर देखा तो मैंने कहा ये तो कुछ मध्यम मार्ग तो कहीं है ही नहीं बीच में। या तो बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है या बहुत खराब थिएटर हो रहा है। और ऐसे ऐसे प्ले जिसको मैं मतलब 20 मिनट भी नहीं देख पाया, मैं निकल आया बाहर 500 रुपए की टिकट देने के बावजूद। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं जिस तरह का थिएटर मैं पसंद करता हूं मैं वो क्रिएट करूंगा। और वो एज एक्टर पॉसिबल नहीं है, वो एज डायरेक्टर पॉसिबल है। कि क्योंकि मेरे अपनी भी व्यस्तताएं हैं, मुझे भी पैसे कमाने हैं जीवन में, मुझे और भी काम करने हैं। तो अगर एज डायरेक्टर मैं अपनी रिहर्सल पर 4 दिन नहीं भी जा पाऊं तो चल जाएगा, लेकिन एज एक्टर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं 4 दिन अपनी रिहर्सल पर ना जाऊं। सो मुंबई आने के बाद वो निर्णय कैसे लिया मैंने, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मुंबई आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जिस तरह का थिएटर मैं करना चाहता हूं वो मैं क्रिएट करूंगा एज डायरेक्टर। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी है। और बिल्कुल, मैंने शायद आपका कोई नाटक देखा भी है, गोकुल था उसमें शायद।
और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, और मैंने बताया भी था उस वक्त गोकुल को। और हाँ, नहीं बहुत अच्छा, मुझे खुद पता है कि हम लोग जब नाटक करते हैं, हम लोग अब चूंकि क्या है कि एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूशन से आने के बाद दिक्कत क्या होती है कि हम जब वहां नाटक करते थे, हम एक नाटक में 350 से 400 लाइट लगाते हैं अभी मंच में, और यहाँ हमें नाटक करना पड़ता है 6 से 7 लाइट में। तो वो दिक्कतें तो है ही, हमें पता है हम संसाधनों की कमी में करते हैं नाटक, लेकिन उसमें भी जो हाँ वो बेहतर तो बन है। सके, उसमें भी जो बेहतर बन सके। और मेरा हमेशा से एक मानना रहा है, जो मैंने अपने टीचर से, अच्छे टीचर से जो भी सीखा है, वो ये कि नाटक अच्छा हो या बुरा हो, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरा एक नाटक खराब हो जाएगा, मुझे जेन्युइनली खराब नहीं लगेगा रात को आके, लेकिन अगर उस नाटक की प्रोसेस में मेरे एक्टर को मजा नहीं आया या उसने कुछ अचीव नहीं किया, तो शायद मैं फेल हूं एज डायरेक्टर। क्योंकि और मेरे ख्याल से जिंदगी का भी यही है, जर्नी का मजा लेना बहुत जरूरी है। जब आप बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूँ कि वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी के मंदिर के जो दर्शन होते हैं 15-16 सेकंड के होते हैं, पीछे से पुजारी जी धक्का मारते हैं और आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन मजा वो पैदल यात्रा का है, जो आप जम्मू से शुरू करते हैं और कटरा पे जाते हैं, फिर कटरा से शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में वो यात्रा रहती है। तो वो यात्रा इंटरेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है, कि उस एक प्लेस से एक नाटक को करके आपकी समझ क्या बढ़ी, या आपकी समझ में क्या चैलेंजेस आए, क्या आप अपने आप को चैलेंज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो समझ के लेवल पे। सो मेरा फोकस वो रहता है। मेरा नाटक खराब हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है नए बच्चों के साथ कर रहा हूँ, फंबल होंगे, डायलॉग भूलेंगे, कोई ना कोई एंट्री भूलेगा, कोई ना कोई लाइट्स में गड़बड़ होगी, लेकिन वही मजा है, वही मजा है कि मुझे पता है कि खराब तो होगा, कितना खराब होगा मुझे वो देखना है। बिल्कुल पुरानी बिल्कुल, बातें याद बहुत आने सही लगी। बात आप कह रहे हैं। और तो ये मेरे बारे में हो गया। अब ये आपके जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, आप कोई भी पूछ सकता है। हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हम स्ट्रक्चर का डिफरेंस अगर देखें, तो एक एक बार आप कुछ ये बता सकते हैं कि एनएसडी में क्या प्रोसेस होता था, वो 3 साल कैसे गुजरते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है वहां पे, और देखिए क्या लेके निकलता है एक स्टूडेंट वहां से? मैं वही बताता हूँ कि एनएसडी में एक सिलेबस है जिसके अनुसार आपको पढ़ाई कराई जाती है। तो एनएसडी में 3 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर जो होता है वो कॉमन कोर्स होता है, सभी को सब कुछ करना होता है। सो उस फर्स्ट ईयर में आपको हर चीज के बेसिक्स बताए जाते हैं। आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग के बारे में बताया जाता है, थोड़ा बहुत मेकअप के बारे में बताया जाता है, थोड़ा बहुत लाइट डिजाइन के बारे में बताया जाता है, थोड़ा बहुत सेट डिजाइन के बारे में बताया जाता है, थोड़ा बहुत कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में बताया जाता है, थोड़ी सी कारपेंट्री सिखाई जाती है। तो हम सब लोगों ने मेज कुर्सी सब बनाई है। तो फर्स्ट ईयर कॉमन कोर्स है कि आप जिस फील्ड में घुस रहे हैं उसके बारे में, हर चीज के बारे में, उसके जितने भी पहलू होते हैं, जितना इंपॉर्टेंट ऑन स्टेज होना है उतना ही इंपॉर्टेंट बैक स्टेज होना है, तो वो सारे पहलुओं के बेसिक्स बताए जाते हैं। और उसके बाद हमको सेकेंड ईयर से वो छूट दी जाती है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। आप अभिनय चुनना चाहते हैं, आप डिजाइन चुनना चाहते हैं, आप डायरेक्शन चुनना चाहते हैं। जो अभिनय चूज करता है उसके लिए अगले 2 सालों में अभिनय की पढ़ाई होती है। जो बाहर से डायरेक्टर्स आते हैं, वो जो नाटक डायरेक्ट करते हैं, जिन्होंने अभिनय चूज किया होता है उसमें एक्ट करते हैं, जिन्होंने डिजाइन चूज किया होता है वो डिजाइनिंग करते हैं, जिन्होंने डायरेक्शन चूज किया होता है वो डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं। सो सिंपल ये प्रोसेस है। अब उसमें क्या होता है कि कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। डिपेंड करता है कि उस वक्त कंट्री में कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम बुला सकते हैं, जिनके साथ क्लासेस हो सकती हैं। सो हमारे समय में हम बहुत लकी थे, बिकॉज अब आदिल हुसैन एक बहुत फेमस फिल्म एक्टर हो गए हैं, तो अब उनके पास समय नहीं है। लेकिन हम बहुत लकी थे, जब हम फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो हमें 3 महीने आदिल हुसैन की क्लासेस मिल गई। हमें इरफान सर ने पढ़ाया है। इरफान सर ने एनएसडी की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही बैच को पढ़ाया है, इसमें एक बैच हमारा है। नसीर साहब ने हमें पढ़ाया है। साउथ अफ्रीका से ड्रामा टीचर्स आए थे, उन्होंने पढ़ाया है। राडा से टीचर्स आए थे, उन्होंने पढ़ाया है। सो एक फिक्स पैटर्न नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा दुनिया में या देश में कौन से अभिनय के विशेषज्ञ हैं जो अवेलेबल हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जो आके आपको पढ़ा सकते हैं। और हर किसी का अलग टॉपिक होता है। कोई स्टाइलाइज्ड एक्टिंग के ऊपर पढ़ाता है, कोई सीधे स्टेनिस्लॉवस्की की बात करता है, कोई सिर्फ मेथड में जाता है। तो जिस टीचर का जो अनुभव होता है वो आके अपने अनुभव देते हैं। जो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा मेरा मानना है, मुझे पता नहीं हर कोई इस बात से अग्री करेगा या नहीं, कि एक बहुत ही मोटे तौर पे ऐसा मान लिया जाता है कि जो बंदा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा है, बीएनए या एनएसडी या एफटीआई, वो अनट्रेंड है। ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो मनोज बाजपेयी को अनट्रेंड एक्टर नहीं मानता हूँ। मनोज बाजपेयी तो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए हैं। हाँ, फर्क होता है ऑफिशियल ट्रेनिंग या अनऑफिशियल ट्रेनिंग।
फर्क ये पड़ता है कि आपको जो 3 साल में एनएसडी में पढ़ाया जा रहा है वो आप बाहर भी पढ़ सकते हो, आपको शायद 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, क्योंकि करना वही है। आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी है और आवाज है, इसके ऊपर काम करना है। बाकी सारी थ्योरीज इसी पे है कि आप बॉडी पे क्या काम कर सकते हो। आप योगा करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करोगे, आप मार्शल आर्ट करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप आवाज की एक्सरसाइजेस करोगे, आप मोनोलॉग्स पढ़ोगे, आप सीन वर्क करोगे। तो वहां 18 से 20 घंटे काम होता है, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है, आपके पास टीचर्स होते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आज हम छुट्टी लेने का मन। जब आप अपने मन से पढ़ाई कर रहे होते तो लगता नहीं अभी 2 दिन का गैप ले लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, लोनावला हुआ आते हैं। सो वो सुविधा एनएसडी में नहीं है। एक डिसिप्लिन में आपको 3 साल बांध के रख दिया जाता है, तो जो चीज आप 3 साल में सीखते हो बाहर रह के आप शायद 4 सालों में सीख जाओगे या 5 में सीख जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड और अनट्रेंड जैसी ऐसी कोई चीज है। और मैं ये भी बताता हूँ कि एनएसडी किसी इंसान को एक्टर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। एनएसडी आपको सुविधाएं देता है, आपको स्पेस देता है, आपको रिसोर्सेज देता है जो आप बाहर भी क्रिएट कर सकते हो। सो एनएसडी जाना एक अच्छे अभिनेता होने की निशानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एनएसडी या बीएनए पढ़े हुए लोग ही ट्रेंड एक्टर होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना आना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अगर हम काम करना चाहते हैं अपने आप पे, हम थिएटर में काम कर रहे हैं, हम थिएटर ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो अगर मैं एक प्ले कर रहा हूँ तो मेरे पास उस प्ले का स्क्रिप्ट होता है, उसकी तैयारी चलती है और शाम में रिहर्सल होता है और फिर हम आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें प्रोसेस कैसे डाला जाए कि आपने जैसे बोला कि वॉइस एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, तो ये एक टाइम फिक्स कर दिया जाए कि सुबह उठ के हमें करना है। नहीं देखिए, जब मैं बोलता हूँ कि बाहर हाँ, आप अपने आप काम कर सकते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक मार्गदर्शन होना तो जरूरी है ही, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वरना थिएटर में डायरेक्टर की जरूरत क्यों है? सबको अपनी लाइंस सही पता है, बात लाइंस याद कर लो, ब्लॉकिंग कर लो, डायरेक्टर की जरूरत क्या है? या डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है ही क्यों? पुराने जमाने में तो राइटर ही डायरेक्टर होते थे, जो नाटक लिखते थे वही डायरेक्टर देते थे। लेकिन डायरेक्टर की जरूरत है कि एक तीसरी आंख चाहिए आपको बाहर से देखने के लिए कि आप गलत दिशा में तो काम नहीं कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का मार्गदर्शन के लिए आपको कोई चाहिए बाहर से कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉइस एंड स्पीच की कोई अच्छी सी किताब उठाओ, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, अगर आप उसको संग से समझ ही नहीं पाए हो तो आप उसको गलत ही करोगे। सो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी टीचर को हायर कर लो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जमाने चले गए। जैसे मैं जिस जमाने में मैंने 12th किया था तो गूगल भी नहीं होता था। आज के जमाने में तो आप लोग एक वर्ड सुनते हो, गूगल पर टाइप करते हो, पूरी हिस्ट्री निकल आती है। एनएसडी नाम की कोई जगह होती है, ये जानने में मुझे अपने 12th के बाद 2 साल लग गए, पता ही नहीं था। तो आज का जमाना तो बहुत एडवांस है। आप एक टाइप करते हो, उसकी गूगल पे सारा खुल के आ जाता है ना। आप उस पर टाइप करते हो मेथड एक्टिंग, किस किस ने मेथड एक्टिंग के ऊपर काम किया, सब गूगल पे खुल के आ जाता है। तो आज का जमाना तो बहुत एडवांस है। हम तो बुद्धू हुआ करते थे अपने जमाने में, या हमारा जमाना उतना एडवांस नहीं था जब हमने 12th किया था या ग्रेजुएशन की थी। तो आज तो आपके जो इंफॉर्मेशन है वो फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है ना। सो आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हाँ एक मार्गदर्शन हो। जैसे कि अब आपको आसपास पता चली जाता है कि कोई एक बंदा है जिसको थोड़ी जानकारी है, आप उससे जाके पूछ लो कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही दिशा में काम कर रहा हूँ। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और किसी बिना किसी मार्गदर्शन के कर रहे हो तो चांसेस रहते हैं कि शायद आप गलत दिशा में चले जाओ। सो ये एक है कि किसी का हल्का फुल्का, वो हफ्ते में शायद एक बार हो सकता है, 2 हफ्ते में एक बार हो सकता है, लेकिन किसी का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक एक्टर क्या क्या कर सकता है पूरे अपनी दिनचर्या में, क्या ऐड कर सकता है, और वर्किंग एक्टर की बात कर रहा हूँ जो कि ऑडिशंस देता है, थोड़े बहुत काम भी कर लेता है, शूट भी कर लेता है और प्लेज भी करता रहता है, अगर वैसे एक्टर की बात कर रहे हैं, और नए एक्टर की बात कर रहे हैं जो एकदम नए हैं, तो वो तो एक सीधी सी बात है कि उनको एक पहले 2-3 वर्कशॉप करेंगे तो एक पैटर्न समझ में आता है, वो तो जरूरी है।
तो एक आदमी जो 2-4 वर्कशॉप करके साल भर इधर उधर घूम के वो क्या स्ट्रक्चर, क्या प्रोसेस एक अपने डेली रूटीन में क्या ऐड कर सकता है, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बता सकें तो। मुझे लगता है अभी तक यार ये पेंडेमिक वाली सिचुएशन है, अभी की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा थिएटर समझने के लिए सबसे पहली जरूरत है वो है अच्छा थिएटर देखना। अच्छा थिएटर देखना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि यहाँ मुंबई की जो सिचुएशंस हैं, लोग अपने गांव से छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, बहुत उनके पास जेब खर्च नहीं होता है, किसी तरह से मैनेज करते हैं, किराया बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो हैं, मतलब जिसका सॉल्यूशन तो किसी के भी पास नहीं है, वो हर किसी का अपना संघर्ष है, वो मैं समझ सकता हूँ। और पृथ्वी जैसे जगह पे आप नाटक देखने जाओ तो मिनिमम टिकट ही 300 रुपए की होती है। मैं लकी था, मैं बॉम्बे आया था तो बहुत पैसे लेके आया था, तो मैंने बहुत पैसा तो इसी में थिएटर देखने में मैंने लगा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाटक देखना बहुत जरूरी है। आप नाटक देखोगे नहीं तो नाटक समझोगे नहीं। जब आप नाटक देखने की प्रोसेस में आप आओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। और नाटक देखने के बाद दूसरी प्रोसेस का जो सीढ़ी का दूसरा हिस्सा है वो है नाटक पढ़ना। फिर आप नाटक पढ़ना शुरू करो। नाटक पढ़ने के बाद जब तीसरा हिस्सा आता है, साहित्य पढ़ना शुरू करो अपने आसपास का, कि क्या हो रहा है। बिकॉज आपका जीवन जितने भी साल के आप हैं, 20, 25, 30, 35, आपके जीवन के अनुभव उतने ही लिमिटेड है। लेकिन प्रेमचंद जो लिख के चले गए अपने पूरे जीवन का सार, या शेक्सपियर जो लिख के चला गया अपने पूरे जीवन का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो लिख के चला गया, उसके पूरे जीवन का सार आप लिखे हुए। अब देखिए फर्क क्या आता है, एक अमेच्योर ग्रुप एक जब नाटक करता है और जब एक, मैं एनएसडी पास आउट और बीएनए पास आउट नहीं बोल रहा हूं, मैं ट्रेन्ड एक्टर वर्ड यूज कर रहा हूं, कि अप्रोच में फर्क क्या होता है। कि सपोज एक अमेच्योर ग्रुप प्ले उठाता है और वो कहता है कि हम भाई हम नाटक करेंगे, शंकर शेष का एक नाटक है पोस्टर, हम वो करेंगे। तो उनकी अप्रोच ये होती है कि उन्होंने पोस्टर नाटक उठाया। पोस्टर आप लोगों ने पढ़ा है ना, बहुत अच्छा नाटक है शंकर शेष का, जरूर पढ़ना मौका लगे तो। पोस्टर में भाई तुम ये कैरेक्टर कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, कल से रिहर्सल शुरू करते हैं। अब दिक्कत पता क्या होती है कि आप, नाटक तो शुरू हो गया लेकिन इस प्रोसेस में ये कहीं एक खो जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो। और वो तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप शंकर शेष को पूरा नहीं चाट डालोगे कि शंकर शेष ने क्या क्या लिखा है और शंकर शेष ने किस ईयर में पोस्टर लिखा, उस ईयर में आप उनके आसपास की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, राजनीतिक स्थितियां क्या चल रही थी, किन बातों से प्रभावित होकर उन्होंने पोस्टर लिखा, तो वो कहना क्या चाहते थे। अगर लेखक का आप वो मर्म नहीं पकड़ पाओगे तो आप अपने नाटक के साथ न्याय नहीं कर पाओगे कि वो कहना क्या चाहता है। तो किसी भी लेखक की किसी एक कृति को करने के लिए आपको उस लेखक को पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसकी सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझना पड़ेगा। भले ही आप उससे अग्री करें या नहीं अग्री करें, वो अलग बात है, कि वो हो सकता है वो मार्क्सवादी विचारों का हो, लेकिन अगर आप उसका नाटक कर रहे हैं तो उसने नाटक किसी थॉट के साथ लिखा होगा कि मेरा थॉट ये है। वो थॉट किसी प्रोसेस से उसके दिमाग में आया होगा, उसने अपने आसपास देखा होगा कुछ घट रहा है, जब वो बातें उसको परेशान कर रही होंगी तो उसने वो नाटक लिखा होगा। अगर आप उस थॉट तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप उस नाटक के साथ न्याय ही नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ लाइनें रट्टा मार के बोल रहे हो, उसका थॉट तो आ ही नहीं रहा उसने नाटक क्यों लिखा। तो ये डिफरेंस हो जाता है एक ट्रेंड या प्रोफेशनल की अप्रोच में और एक अमेच्योर की अप्रोच में। आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा। भले ही आप एक छोटे सा नाटक है मोहन राकेश का अंडे के छिलके, तो अंडे के छिलके एक छोटा सा व्यंग है, लेकिन क्यों लिखा अंडे के छिलके? क्योंकि आज भी हमारे समाज में हिपोक्रेसी है वो कि हम अंडा खा ले मम्मी को मत बताना, बहुत छोटी सी बात है, हम अंडा खा लेते हैं घर पे मत सही बताना। बात है। तो अगर वो व्यंग जो मिडिल क्लास का है अगर आप वो नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर आप अंडे के छिलके के साथ न्याय नहीं कर पाओगे ना। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पढ़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके। सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये सबसे बड़ा झटका मुझे लगा था कि एक्टिंग करेंगे तो पढ़ना कुछ नहीं पड़ेगा। वही मेरे मतलब एनएसडी जब पहुंचा तो बिजली से गिरी मेरे ऊपर, जब इतनी सारी किताबें दे दी गई कि ये इस हफ्ते पढ़नी है, तो मुझे लगा मैं तो पढ़ना छोड़ के आया था यहाँ पे, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ऐसे झटके तो एक पॉइंट मैं जोड़ लेता हूँ अपने वो स्ट्रक्चर जो मैं ढूंढ रहा हूँ कि रीडिंग करना चाहिए 1 घंटे 2 घंटे जो भी आप समय निकाल सके या जी जी आपने बिल्कुल। हैबिट में डाल दी। और और रीडिंग फिर नहीं आते हैं करेंगे तो न्याय दूसरी। कर नहीं पाएंगे। हाँ जी बोलिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रीडिंग के बारे में कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। और
लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखो, मुझे तो रीडिंग से बहुत प्यार है, और हो सकता है आप उसको दबाव में शुरू करें कि यार मन तो नहीं लगता लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सोच लिया है एक्टर बनना है, लेकिन वो जब तक आपके अंदर से रीडिंग के लिए प्यार नहीं होगा ना, तब तक वो आएगा नहीं। मतलब मैं जब एक नाटक करता हूं, मेरी अपनी प्रोसेस में बता रहा हूं कि मैं उस नाटक को फ्लोर पे जाने से पहले मैं कुछ नहीं तो मिनिमम 150 बार पढ़ता हूँ। जबकि मैं 2 बार में नाटक समझ गया हूँ नाटक कहना क्या चाहता है, लेकिन कुछ है जो मुझे तीसरी बार की रीडिंग में मिल जाएगा, या कुछ है जो मुझे चौथी बार की रीडिंग में मिल जाएगा, या कुछ है जो मुझे 5वीं बार की रीडिंग में मिल जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस वक्त मैं प्ले कर रहा होता हूँ, तो उस वक्त मैं सुबह टॉयलेट में पॉट पे बैठ के भी वो स्क्रिप्ट चल रही होती है, वो ब्रश करते हुए भी चल रही होती है, वो खाना खाते हुए भी चल रही होती है, क्योंकि नाटक आपका बाइबल है। और वो जितनी बार आप पढ़ोगे आपको एक नया पॉइंट मिलेगा कि ये मैंने पिछली बार तो गौर ही नहीं किया था, अच्छा ये लाइन इसलिए है। और जब आप, जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि मैं क्वेश्चन बहुत करता हूँ, और वो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, ये लाइन इस कैरेक्टर ने क्यों बोली, अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या फर्क पड़ जाता, क्यों बोली ये लाइन। बिल्कुल। तो जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, तो रीडिंग प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, और अगर नहीं करते हैं। और वॉइस के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब अगर आप देखिए, वॉइस एक कुछ ऐसा बताना टॉपिक चाहें। है, मैं वही बता रहा हूँ कि वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो डिजिटली ऐसे समझाना पॉसिबल नहीं है। हम हम्म। अभिनय को लेके जो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन वॉइस और स्पीच ऐसे जो दो टॉपिक हैं जो इस तरह के कम्युनिकेशन में पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपसे एक ओके। साउंड निकालने को बोलूं, और अगर आपके पेट में कंपन नहीं है, आपके गले में कंपन नहीं है, आपके सर पे कंपन नहीं है, जो मैं खुद टच करके महसूस नहीं कर सकता हूं, तो मुझे नहीं पता कि आप वो एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं फ्रेंकली बता रहा हूं कि ये वॉइस या डिक्शन को लेके, उच्चारण को लेके, गले के जो जितने भी अभ्यास हैं, एक्सरसाइज हैं, ये पॉसिबल नहीं है डिजिटली। ये तो 1-to-1 क्लासरूम में ही पॉसिबल है। तो बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, हम्म। इनको मैंने नाम बताए हैं, गोकुल को, संदीप को, कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं। सिसिली बेरी की एक किताब है बहुत अच्छी, वॉइस एंड द एक्टर, वो हर वॉइस जगह एंड द पढ़ाई एक्टर। जाती है। हाँ, तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, उसको पढ़िए, उसको करिए। लेकिन हाँ, किसी के मार्गदर्शन में करिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब क्या गलत कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, और लेकिन वही है कि ये इससे डिजिटली संभव नहीं है समझा पाना और बता पाना। ओके, ठीक है। तो लेकिन है कि ये ऐड करना है हमें अपने डेली रूटीन में, कि वॉइस के लिए बिल्कुल। आप मैं उसमें कुछ और काम आपको करें। बहुत कमाल कमाल की बात बताऊं, मैं कल ही एक आर्टिकल कुछ पढ़ रहा था, स्टेला एडलर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हाँ जी। तो स्टेला एडलर एक बार स्टेनिस्लॉवस्की से मिलने गई थी, और उन्होंने फोन किया स्टेनिस्लॉवस्की को कि आपसे मिलना है, कुछ आधा घंटे की मुलाकात करनी है, तो क्या मैं आ सकती हम्म। हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ में फ्री हूँ, और सुबह अर्ली मॉर्निंग आ सकती हैं। तो स्टेनिस्लॉवस्की ने कहा नहीं नहीं नहीं, सुबह तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, शाम को मिलूंगा, क्योंकि मेरा स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सुबह 2 घंटे मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। और ये उनके मरने से 2 साल पहले की बात है, जब स्टेनिस्लॉवस्की बन चुके थे, तब वो आदमी रोज 2 घंटे अपनी वॉइस पे रियाज करता था। क्या बात। इसलिए कहते हैं ना कि ऐसे ही नाम किसी का नहीं हो जाता, और आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए हर किसी को। तो बिल्कुल। वो मेहनत ही नहीं हो पाती है लोगों से, और हम सब से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा और मैं बड़ा कर रहा हूँ। तो वो चीज है। तो इसीलिए अपने आप को इंस्पायर करने के लिए ये सब बातें करते हैं, और कोशिश कर रहे हैं। एक एक सवाल है जो कि हमारे मोनोलॉग वाले स्ट्रक्चर में फिट बैठता है, हम्म। कि चॉइस ऑफ मोनोलॉग जो है, बहुत बार कुछ चीजें थ्रिल के लिए भी अच्छी लग जाती हैं, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है। मतलब मैं बहुत बार बहुत लोगों के मोनोलॉग देखता हूँ, हम्म। और मुझे लगता है हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें की, चिल्लाए वो, लेकिन मुझे अंत में कोई कहानी मिली नहीं। और एक मोनोलॉग है, कहानी का मतलब ये है कि कुछ कुछ तो हासिल हो मुझे। हम्म। ये अभी एक बंदे ने लाइफ ऑफ पाई का मोनोलॉग किया था, जो हम्म। एंड मोनोलॉग है।
अब उसमें तो पूरी बात ही कह दी है, पूरी फिल्म की कहानी कह दी है उस 1.5-2 मिनट में, और वो सुनने में बड़ा मजा आता है। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि मोनोलॉग कहीं ना कहीं अपने आप में, अगर हम ये हर वीक एक मोनोलॉग कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई कंप्लीटनेस होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, या किसी कोई भी हिस्सा उठा के कर दिया क्या? क्योंकि हम अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है बस प्रैक्टिस के लिए कर, हम चाहते हैं कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि गोकुल भी देख ले, संदीप भी देख ले, बाकी लोग भी देखें मेरा जो मेरा काम है। लेकिन अगर मैं अधूरा करूंगा तो वो बोलेंगे यार ये तो कुछ भी उठा के कर लेता है, पता नहीं। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। अच्छा, मैं एक बात, ये मेरे अपने व्यक्तिगत रूप से विचार हैं, मतलब कोई इसको प्लीज दिल पे मत लेना, मतलब ये मेरे अपने विचार हैं, नॉट टू डिमीन एनीबॉडी और नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी। मैं पर्सनली मोनोलॉग एक्सरसाइज का फैन नहीं हूँ, उसके कई रीजंस है जो मैं बताता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि मोनोलॉग करना एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। उसका पहला रीजन मैं आपको बताऊं कि जब आप एक मोनोलॉग करते हैं, मोनोलॉग एक हिस्सा है किसी एक बड़ी पिक्चर का मतलब पिक्चर नहीं, एक बड़ी स्क्रिप्ट का, एक सीन का। करेक्ट। सो एक नाटक जो शायद 200 पेज का है, उसमें से 1.5 पेज का मोनोलॉग आपने परफॉर्म किया है। प्रॉब्लम ये है 99% ऑफ द एक्टर्स, ये उनकी टेंडेंसी है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब उनको पता है कि उनको वो 1.5 पेज का मोनोलॉग करना है, तो 1% सिंसियर एक्टर होंगे जो क्या करेंगे कि पूरा नाटक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कम से कम 20 बार उस 1.5 पेज के मोनोलॉग को पढ़ेंगे, क्योंकि वो उनको परफॉर्म करना है। तो उस प्रोसेस में होगा क्या कि वो बाकी नाटक भूल जाएंगे समय के साथ, धीरे धीरे। जब वो तीसरी बार पढ़ेंगे, जब वो चौथी बार पढ़ेंगे, जब वो 5वीं बार पढ़ेंगे, जब वो उनके दिमाग में वो मोनोलॉग रह जाएगा, जो मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो मोनोलॉग अपने आप में अलग से परफॉर्मेंस नहीं है, ये मेरा मानना है। जैसे कि अगर मेरा जीवन है, मेरा 34 साल का जीवन है, मेरे जीवन में परसों में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि परसों में बहुत रोया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी फैल गई है, लोग कोरोना से मर रहे हैं, मेरे दोस्त बॉम्बे छोड़ के घर जा रहे हैं। ये मेरा परसों की रात मेरे साथ हुआ, सपोज। अब अगर आप मेरी जिंदगी से वो हिस्सा उठा के परफॉर्म करेंगे तो आप उससे न्याय नहीं कर पाएंगे, जब तक आपने वो सब नहीं देखा होगा जो मैंने देखा, वो सारे क्षण आपने नहीं जिए जो मैंने जिए। आप उसको नकली परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो मोनोलॉग मेरे 34 साल के अनुभवों में से एक हिस्सा है। तो जब लोग, अब होता क्या है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बात भी करना चाहूंगा कि जब आप मोनोलॉग परफॉर्म करते हैं तो आपका पूरा फोकस उस 1.5 पेज के मोनोलॉग पे हो जाता है, जो कि एक बड़ी कहानी का छोटा हिस्सा है। आपके दिमाग से कहानी चली गई, जैसे कि वो मोनोलॉग एक थॉट है ना, उसके शब्द तो उसके बाई प्रोडक्ट है। वो थॉट क्या है, मैक्सिमम एक्टर्स वो थॉट भूल जाते हैं। वो करते क्या है, वो मोनोलॉग को इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितने इमोशन में हूं, और ये देखो लाइन मैंने कितनी अच्छी तरीके से बोली है, और क्या मैंने इमोट किया है, देखो। जब वो, और मोनोलॉग एक ऐसी चीज है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप सेल्फ ऑब्सेस हो जाते हैं एज एक्टर, क्योंकि आपको आदत नहीं रहती को एक्टर के साथ परफॉर्म करने की, जबकि एक्टिंग अकेले में तो हो ही नहीं सकती, है ना। आप जब कभी कोई सीन परफॉर्म करोगे तो आप तो को एक्टर के साथ करोगे। आपकी परफॉर्मेंस अच्छा होना और बुरा होना कंप्लीटली डिपेंड करेगी आपके को एक्टर पे। लेकिन जब आप मोनोलॉग परफॉर्म करते हो और आपको लगता है मैं तो बड़ा खतरनाक एक्टर हूं, इसमें तो मैंने फाड़ दिया, लेकिन जब आप किसी को एक्टर के साथ वो सीन करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी कि मैं तो क्या अच्छी लाइनें बोलता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मोनोलॉग उतना ही घातक है, मतलब करना, जितना शीशे में देख के एक्टिंग करना। एक पुराना ओल्ड स्कूल है जो बोलते हैं शीशे में देख के एक्टिंग किया करो, तो उससे आपका ध्यान सिर्फ आपके एक्सप्रेशन पे रहता है कि देखो मुझे गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो मेरी आंखों से करोड़ा निकल रही है नहीं निकल रही। आपका सारा ध्यान आपके एक्सटीरियर पे रहता है, इंटीरियर तक बात पहुंचती ही नहीं है, आत्मा तक बात जाती ही नहीं। सो अब होता क्या है, लेकिन मोनोलॉग प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज जब आप ऑडिशन में जाते हैं तो आपको मोनोलॉग ही मिलते हैं, ये भी है। सो एज एक्टर और एज वर्किंग एक्टर्स आपको वो फाइन बैलेंस ढूंढना ही पड़ेगा लाइफ में कि कैसे करना है। लेकिन पर्सनली एज ये जो आप बोलिए
पर्सनली एज अ एक्टिंग ट्रेनर मैं फैन नहीं हूँ मोनोलॉग, इसीलिए मैंने जितनी भी एक्सरसाइज कराई है, मैंने संदीप को तकरीबन 2 या 2.5 साल पढ़ाया होगा, गोकुल को भी 1-1.5 साल, मैं कभी मोनोलॉग अपनी क्लास में देता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोनोलॉग सम अप करके, अगर आप अपनी एक्टिंग पे काम कर रहे हो, अगर आप अपने मूवमेंट्स पे काम कर रहे हो, किसी एक्टर ने आपको देखा गुस्से में, आपको कुछ हुआ, ये मूवमेंट्स अगर छोटे छोटे मूवमेंट्स में आपने अपने ऊपर काम किया तो मोनोलॉग बन जाएगा। जरूरी है छोटी यूनिट पे काम करने की। जब आप मोनोलॉग पे काम करते हो तो आप एक साथ इतनी बड़ी यूनिट के साथ डील कर रहे होते जो प्रॉब्लमेटिक है। मुझे ऐसा लगता है आपको एज एस्पायरिंग एक्टर्स और एज प्रैक्टिसिंग एक्टर आपको छोटी यूनिट पे काम करना बहुत जरूरी है। एक छोटे इमोशन पे काम करना जरूरी है कि मुझे गुस्सा जब आता है तो मुझे कैसा लगता है, मुझे क्या होता है, क्या मेरे कान लाल होते हैं, क्या मेरे नाक के नथुने फड़फड़ाते हैं, क्या मेरी आंखें लाल होती हैं, क्या मेरे होठ कपते हैं। आपको उन इमोशन को पकड़ना है। मोनोलॉग करते हुए मुझे बहुत डर ऐसा लगता है कि एक्टर बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ये रहा पहला पॉइंट। बिल्कुल। दूसरा, ये बात मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ संदीप और गोकुल के लिए, क्योंकि मैंने तुम दोनों के 2-3 मोनोलॉग देखे। बाकी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ फेसबुक पे, तुम लोगों का देखता हूँ, अच्छा लगता है। एक सजेशन मेरा छोटा सा कि एक चीज को हमेशा याद रखना कि एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि मैं कितना जोर से बोलूंगा तो आप तक आवाज पहुंच जाएगी। अगर मुझे पानी चाहिए होगा और मुझे पता है जिस बंदे से मुझे पानी मंगाना है वो दूसरे कमरे में है, तो मुझे क्या मुझे मीटर से हिसाब तो नहीं लगाना पड़ेगा कि कितनी जोर से बोलूंगा। अरे अपने आप ऑटोमेटिक है ना बॉडी में। और अगर कोई इंसान बहुत दूर है तो मेरी बॉडी से अपने आप उतनी दूर की आवाज निकलेगी। हमारी बॉडी अपने इन्वायरमेंट के आसपास एडजस्ट कर लेती है, करेक्ट। वैसे ही आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि आप जब एक्टिंग करते हो तो आप मीडियम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। अभी जब आप जो मोनोलॉग कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो, लेकिन उसको एक नॉच ऊपर कैसे लेके जा सकते हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो मोनोलॉग थिएटर के लिए कर रहे हो या मीडिया के लिए कर रहे हो। आपने कैमरा तो लगा दिया है सामने, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो। सो उस मीडियम के लिए आपकी परफॉर्मेंस कैसे बदले वो आपको समझना बहुत जरूरी है। कि अगर आपने जब कैमरा ऑन कर दिया है तो आपको पता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि मैं कैमरे के लिए परफॉर्म कर रहा हूं, तो एक्टिंग में वो क्या बदलेगा वो ढूंढना बहुत जरूरी है। सर वो करते करते देखते हैं कि कैसा होता है। हाँ, वो करते करते ही आएगा, वो बातें करने से नहीं आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को ध्यान रखना कि हाँ सर, आपका एक्टिंग का तरीका मीडियम के हिसाब से बदलेगा। जो एक लाइन आप थिएटर में अलग तरीके से बोलोगे, टीवी में अलग तरीके से बोलोगे, फिल्म में अलग तरीके से बोलोगे, तो क्या आपका जो एक्टिंग सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है मीडियम के हिसाब से, वो सोचना बहुत जरूरी है। जी सर। फ्लेक्सिबिलिटी ही हमको अचीव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि मैं थिएटर करके फिल्मों में गया, मैं डायलॉग सुपरवाइजर था, 4 साल किया मैंने जी। तो बैठ के मैं क्यूज देता था कैमरे के पीछे से। तो मुझे अक्सर फर्स्ट एडी कहता था, सोनू तू सेट पे है, ये तेरे सामने बैठा हुआ, थोड़ा आवाज कम कर, इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं। तो अब वो मैंने उसको 4 साल में वही था, थिएटर नहीं किया वो 4 साल। फिर जब मैंने सोचा ये लोग तो कोई मुझे फिल्म में रोल दे नहीं रहे, सब लोग तारीफ कर रहे हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन कोई रोल नहीं दे रहा। और तो फिर मैंने कहा कि भैया नहीं करना मुझे। फिर मैंने वो असिस्टेंट डायरेक्शन छोड़ा, वो डायलॉग सुपरविजन, और थिएटर वापस ज्वाइन किया। जब मैं वापस थिएटर में आया तो लोग मुझे कहने लगे तू थोड़ा जोर से बोल, तेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। अब जैसे एंड्रूज में हमने शो किया था, तो उस दिन बहुत एम्बैरेसिंग लगा मुझे जब वो बंदा मेरे लिए माइक लेके आया। तो 10 एक्टर्स थे उसमें, कुछ जूरी और ट्रायल वाला कोई प्ले था आयन रैंड का, वो किया था मैंने एंड्रूज में। तो उन्होंने डायरेक्टर के साथ मिलके जीरो डाउन किया कि किसको किसको माइक देना है। उसमें एक मैं भी था। मैंने कहा यार ये नहीं चाहिए मुझे, बहुत एम्बैरेसिंग है, ये साला अलग से माइक लगा रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हो ना, बहुत सही बात है। और ये बैलेंस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये तीनों जो फील्ड है, कि हम वेब का जो कर रहे हैं या सिनेमा के लिए कर रहे हैं या टेलीविजन के लिए कर रहे हैं या थिएटर के लिए, ये तीनों मिक्स होता रहे अगर बराबर,
जैसे शुरू से नसीर साहब ने जैसे ही थोड़ा बहुत स्टैब्लिश हुआ उन्होंने थिएटर शुरू कर दिया कि अब पैसे आ रहे हैं, अब मैं थिएटर कर सकता हूँ। उनके इंटरव्यू में एक मैंने सुना था। तो इसका मतलब है कि और वो आदमी फिर एडजस्ट कर जाता है कि अच्छा अब थिएटर, अब सिनेमा, तो वो तीनों मुझे लगता है हम सबको मिलजुल के करना चाहिए कि बराबर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे 3 साल 4 साल के लिए तो फिर हम एक स्ट्रक्चर, एक मीडियम में फिक्स हो जाते हैं। करेक्ट, और वो करते करते ही समझ में आएगा वो। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, जब ये बड़ा क्लीशे सा सवाल लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं जब भी मैं लाइव वाइव आता हूँ कि थिएटर की एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना डिफरेंस है जो हिंदी बोलने और अंग्रेजी बोलने में। हिंदी में भी आप अपनी बात कहते हो, आप बात अपनी अंग्रेजी में भी कहते हो। अगर आपको हिंदी में बोलना है तो आपको अ आ इ ई उ ऊ सीखना पड़ेगा। अगर आपको अंग्रेजी में बात करनी है तो आपको ABCD सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहां पे सेंटेंस बनाने सीखने पड़ेंगे, आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने सीखने पड़ेंगे। हिंदी बोलने का ग्रामर अलग है, अंग्रेजी बोलने का ग्रामर अलग है। काम दोनों का एक ही है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो जब आप थिएटर में एक्टिंग करते हैं तो भी आप जो राइटर ने लिखा है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो भी आप वही काम कर रहे हैं, जो राइटर ने लिखा है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। दोनों जगह का ग्रामर अलग है। एक जगह आपको बटर पेपर में देख के बोलना होता है, एक जगह आपको क्वेक्टर की आंखों में देख के बोलना होता है। तो ग्रामर समझना जरूरी है, व्याकरण समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कंक्लूडिंग द कन्वर्सेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो ये डेंजर बताया है मोनोलॉग का, वो बहुत ही जरूरी है हम सबके लिए कि ये जानना, ये समझना। अभी ठीक है लॉकडाउन है, हम कहीं मिल नहीं सकते, लेकिन ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं भरत झा और वो थिएटर भी करते हैं। तो वो आए थे, तो उन्होंने भी दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे दोस्त है भरत भाई। हाँ अच्छा, वो आए थे, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि मोनोलॉग ठीक है, लेकिन एक्टिंग तुमको किसी और के साथ करना पड़ता है। वो मोनोलॉग में इतना मत घुस जाना कि वीक में अगर तुम एक मोनोलॉग कर रहे हो तो इतना कर सकते हो कि अपने किसी दोस्त को फोन करो, जूम पे जाओ, 3-4 लोग मिलके रीडिंग करो एक दूसरे के साथ, और वो सीन पढ़ो, नाटक पढ़ो। बहुत अच्छा आइडिया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो चीज। तो हम लोग जितने लोगों को इंटरेस्ट है तो हम लोग रीडिंग्स करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। और आई होप आपकी बात जितने लोग सुन पा रहे हैं वो ये इस बात को सीरियसली लेंगे कि किसी भी चीज की के में जो अच्छाई होती है तो कुछ निगेटिविटी भी होती है, तो उसको नलिफाई करना बहुत जरूरी है। दवाई भी हम खाते हैं तो कभी कभी शहद खाना पड़ता है उसके साथ, तो हर चीज को बराबर बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। अच्छा बुरा सब कुछ है। तो मेरी तरफ से तो सारे सवाल हो। अगर किसी और का कोई सवाल, हाँ बोलो। हाँ तो इसीलिए पूछो आपको। सर जैसा आपने बोला कि वो प्रॉब्लम आ रही है कि जब परफॉर्म कर रहे हैं कैमरा के सामने, हाँ, तो मेरा और गोकुल, क्योंकि हम लोग थिएटर कर रहे हैं, मैं भी काफी साल थिएटर कर रहा हूँ, टीवी किया है पर बहुत टाइम हुआ किया नहीं। तो सर उसको कैसे दूर किया जाए, मतलब कि क्या सोच के किया जाए, कि किस तरीके से वो ध्यान रखा जाए कि वो कैमरा के लिए लगे कि हाँ कैमरा के सामने कर रहा हूँ। आपसे ही करके भूल जाता हूँ मैं कैमरा के लिए कर रहा हूँ, मुझे वो थिएटर वाला ही फील आने लगता है कि मैं थिएटर में ही कर रहा हूँ। करेक्ट। अब इसमें देखो, इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जैसा तुम जानते हो मैं हमेशा हर सवाल के जवाब में बोलता हूँ कोई फॉर्मूला नहीं है, करते करते समझ में आता है ना। सो सबसे पहले अपने अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पेपर पेन लो और नोट डाउन करना शुरू करो कि थिएटर में क्या होता है, फिल्म में क्या होता है। थिएटर में आप स्टेज पे खड़े होते हो, आप शायद अगर 3 बार पलकें भी झपका दोगे तो शायद सबसे लास्ट रो वाला जो आदमी होगा वो शायद नोटिस नहीं करेगा। वो नोटिस कर रहा होगा ये क्या कर रहा है, बड़े उसमें हाथ कहाँ गए, पैर कहाँ गए, मुंडी कहाँ घूमी। लेकिन जब कैमरा लगा होता है, अगर आपने 2 बार पलकें झपका दी उसका मतलब कुछ और हो जाएगा जी। सो एक सिंपल एक्सरसाइज कर लो कि इतना शॉर्ट डिवीजन तो जानते ही होंगे कि मास्टर, मिड, ओएस, क्लोज, ये सब होता है। सो कमरे के किसी कोने में मोबाइल रख दो अपना, हाँ ठीक है, और बहुत डिस्टेंस पर रख दो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद उसी मोनोलॉग को करो, ट्रीट करो कि वो मास्टर है। अच्छा। कैमरा उसके बाद थोड़ा क्लोज ले आओ, ट्रीट करो कि वो मिड है, ठीक है। और उसके बाद कैमरा एक्सट्रीम क्लोज ले आओ, बिल्कुल क्लोज ले आओ, और ट्रीट करो कि वो क्लोज है। परफॉर्म करो तुम्हारी परफॉर्मेंस, और उसके बाद तीनों को देखो, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा।
उसको तुम 3 तरीके से शूट करो अपने मोनोलॉग को, ठीक है। तुमको खुद डिफरेंस पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली है, और करना सेम है तीनों में। हाँ, हाँ ऐसा नहीं है कि कैमरा पास आया तो एक्टिंग बदल गई, सेम करना, तब तुमको डिफरेंस पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी, ठीक है। मेरे पास 15 मिनट और है, अगर कोई और सवाल हो तो हाँ। पूछ सकते हो। हाँ, 15 मिनट है किसी मेरे के पास कोई सवाल है? नहीं है? नहीं है? मैं हाँ कुछ हाँ मैं चाहता हूँ कि मतलब हाँ हमने जो सीखा है उसके बाद मतलब सर जो आप वो थॉट वाली बात करते हैं कि शुरू के 10 थॉट छोड़ दो, 20 थॉट छोड़ दो, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जाने, क्योंकि हमको तो आपसे पता चल गया, जब हम आपके पास आए तो पता चला कि अच्छा हम ये गलती मतलब सालों से करते आ रहे हैं कि हम वही वही क्रिएट कर रहे हैं, वही वही क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे बात होती तो मैं यही बात बोलता हूँ कि तो एक बार आप अगर एक्सप्लेन कर पाएंगे किस तरीके से माइंड को मतलब किया जाए कि कहीं सेम ही चीज तो बार बार नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, कहीं सेम ही चीज तो नहीं कर रहे हैं। वो बहुत सिंपल चीज है दोस्तों। क्या है कि हमारा माइंड, हम लोग शायद एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अभी मेरी बात शायद आपको समझ में नहीं आएगी। रात को सोते टाइम लाइट बंद करके आप सोचना कि हमारा दिमाग जो है वो एक क्लीशे टाइप में वर्क करने लगा है। हम एक ही तरह से सोचते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आता है तो मान के चलो वो जो पहला थॉट है वो कहीं से चुराया हुआ है, कहीं से चेपा हुआ है, या कहीं से इंस्पायर्ड है। तो उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करो, उससे बियॉन्ड निकलो कि नहीं, ये नहीं करना मुझे, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस क्या बचे, कैसे कर सकता हूं मैं। और जब वहां ढूंढना शुरू करोगे, दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे, तब शायद कुछ निकलेगा जिसको आप क्रिएटिविटी बोल सकते हो। पहला थॉट, दूसरा थॉट क्लीशे ही आएंगे, क्योंकि आपने इतनी वेब सीरीज देख ली है, इतनी फिल्में देख ली हैं, वो क्लीशे थॉट्स ही आएंगे आपके पास। सो उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करो। और वो इजी नहीं है, इजी नहीं है मतलब। और इस तरह से बातचीत में जब मैं बोलूंगा तो समझाना बिल्कुल इजी नहीं है, वो क्लासरूम में ही डिफिकल्ट हो जाता है समझाना। लेकिन जो भी मेरी बात समझ पा रहे हो तो कोशिश करो कि हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग में, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बन गए ना सोशल मीडिया में, टीवी देख के, फिल्में देख के, हमारे दिमाग में सिर्फ घिसे पिटे और क्लीशे आइडियाज ही आते हैं जिनको हमें लगता है हम बड़े क्रिएटिव हैं। हम नहीं है। वो उन थॉट्स के बियॉन्ड जाओगे तो शायद कुछ एक छोटा सा बीज मिलेगा क्रिएटिविटी का। बिल्कुल, थैंक यू सर। बस ये है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ सर बोलना। प्रणाम। हाँ सर सवाल ये है कि जब हम प्ले करते हैं तो कोई एक कैरेक्टर को पूरा उसकी जर्नी जो है प्ले में भी दिखती है और हम करते हैं, और एक मोनोलॉग करते हैं तो जैसे आपने कहा, जैसे सबने कहा कि एक पार्ट उठा के हमने वो किया। तो अगर हम जैसे अभी हम मोनोलॉग कर रहे हैं तो जब हम प्ले करते हैं तो उसकी जर्नी का एक अलग मतलब हम उसको अलग तरीके से तैयार करते हैं। जैसे थिएटर में हम सबने सीखा है कि उस कैरेक्टर को कैसे बनाना है, उसके थॉट्स को कैसे, उसके बैक स्टोरी को कैसे बनाना है। तो जब एक मोनोलॉग करते हैं तो क्या दोनों प्रोसेस सेम होती है? जैसे हम उसमें अप्लाई करते थे तो हम इसमें भी वही सेम अप्लाई कर सकते हैं या कुछ अंतर हो सकता है? मैं वही बताता हूँ, जैसे तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। तुमने प्ले किया था मेरा दोस्त हसन, ठीक है जी तुम्हें उसमें तुम्हारा पूरा कैरेक्टर मालूम है, जी करेक्ट? कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर के बचपन में क्या हुआ था, फिर जब वो जवान हुआ तो क्या हुआ, फिर उस कैरेक्टर की जब शादी हुई तो क्या हुआ, तुम्हें सब कुछ मालूम है ना। अब सपोज एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हारा मरने वाला सीन है, जब तुम्हें गोली लगती है, तुम्हारी वाइफ बैठी हुई है, अगर तुमने पूरा प्ले नहीं पढ़ा है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, मैं तुम्हें सिर्फ उतना वाला सेक्शन दूं कि दोस्त जो तुम चिट्ठी पढ़ते हो, क्या तुम वैसे ही करोगे जैसे तुम प्ले में किया था? नहीं कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें उस कैरेक्टर की जर्नी नहीं मालूम है। अब फॉर एग्जांपल तुमने एक मनोज मुंतशिर की कविता कुछ की थी तुमने हिंदू मुस्लिम के ऊपर, जी अच्छी। किसी के पास से तो बहुत शोर आ रहा है, किसी के पास से तो शोर आ रहा है, जिसके पास आ रहा है प्लीज म्यूट कर दो उसको। तो तुमने वो कविता की थी, बहुत अच्छी कविता है, लेकिन मुझे बताओ, सपोज वो कविता तुम्हारे अंदर से निकली है, क्या ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि वो कविता निकली? क्या हुआ है उससे एक दिन पहले तुम्हारे साथ, या क्या हुआ है तुम्हारे साथ एक महीने पहले, या क्या हुआ है तुम्हारे साथ एक साल पहले? कहां से आ रही है वो कविता? तो उसका मुझे कुछ जर्नी नहीं मिल रही, ट्रिक्स दिखाई दे रही है कि तुमने सोच लिया कि मैं ये ऐसे करूंगा, मैं कैप लगाऊंगा, टीका लगाऊंगा, मिटाऊंगा, हटाऊंगा, बहुत अच्छा है,
लेकिन मेरे लिए, चूंकि मैं टीचर हूं, मैं पकड़ लूंगा कि तुमने वो ट्रिक यूज की है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, वो कैरेक्टर कहाँ का रहने वाला है। यूपी के दंगों में मारा गया उसका बाप, मुजफ्फरपुर के दंगों में मारा गया उसका बाप, कहां से आ रहा है वो कैरेक्टर जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। दिक्कत ये है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, अभी बस 10 मिनट बचे हैं रोहित जी के पास। किसी के पास सवाल है तो जल्दी पूछो। हाँ कोई सवाल हो तो पूछ लो, मुझे 5 बजे दूसरी हाँ। कॉल है दोस्तों। पूछ लो, बहुत मौका है सर, बहुत कम मिलते हैं। पूछ लीजिए जो पूछना है। तो मुझे पता भी नहीं कितने लोग हैं अभी इस वक्त यहाँ। 10 लोग हैं, 9 लोग हैं। अच्छा, लगता है कि किसी के पास कुछ सवाल है नहीं, लगता बहुत सारे सवाल मिल गए, तो आई थिंक हम इस कॉल को एंड कर देते हैं। आपको भी 10 मिनट का बफर मिलेगा हाँ बिल्कुल। दूसरे कॉल पे जाने से पहले। तो एज वी ऑलवेज डू, सारे लोग अनम्यूट करो और एक थैंक यू बोलो सब लोग, क्विकली एंड देन थैंक यू सर। अरे Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये संदीप, अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। संदीप और गोकुल मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा जब भी कभी ऐसा लगे कि कुछ बात करनी है, कुछ सवाल है, कोई उलझन है एक्टिंग को लेके, मेरे अपनी क्षमता के हिसाब से जो मैं जवाब दे पाऊंगा जरूर कोशिश करूंगा। जब भी बुलाओगे आ जाऊंगा। अच्छे से काम करो, खूब मेहनत करो, मतलब मैं हूँ मार्गदर्शन अगर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चलो, आपका ही नाम thank you. दिमाग में आता है सर। क्या आप हैं? चलो सर, थैंक यू।